रिजर्वेशन। भारत में यह एक प्रचलित अवधारणा बन गया है आरक्षण। आरक्षण सबसे पहले देखिए ये क्यों भी दिया जाता है। आरक्षण संविधान के अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के एक्ट 14 में दो बात कही गई है कि कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण पर बल दिया गया। तो ये संरक्षण शब्द जो है यही आरक्षण है, इसको आरक्षण कहते हैं। इस संरक्षण का उद्देश्य होता है समता की धारा में लाना, यानी सभी मौलिक अधिकार में समता का अधिकार समावेश है। इसको समावेशी मौलिक अधिकार भी कहा जाता है कि जिस अधिकार में से समता का अधिकार को हटा देंगे तो मौलिक अधिकार सीमित हो जाएगी और कुछ खास व्यक्ति के हाथों में सिमट कर रह जाएगा। तो कानून का नजर दो है। यदि आप इस प्रकार से देखते हैं तो नजरिया दो है, एक में समता का अधिकार है, एक में संरक्षण है। जहां ये भारत माँ की सभी संतान हैं जो भारत के नागरिक हैं, सभी समान हैं उनके नजरों में, लेकिन जो समान नहीं है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको सहायता दी जाती है। उसी को हम एक संविधान की भाषा में संरक्षण करते हैं। तो कानून इसी दो नजरिया से देखती है कि किसको संरक्षण चाहिए, और जब ये संरक्षण उसको दे दिया इसका उद्देश्य क्षमता की प्राप्ति करना है। इसलिए मौलिक अधिकार में कानून की नजरिया उद्देश्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है, जिसका नजरिया समता को प्राप्ति करना है। अब है कि समता में संरक्षण किस किस आधार से दिए जा रहे हैं। तो ये आरक्षण सबसे पहले दिए जा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में तो राजनीतिक क्षेत्र में लोअर हाउस यानी केंद्र में लोकसभा और दूसरा है विधानसभा। इस दोनों ही सदन में आरक्षण देने का व्यवस्था है। लोकसभा में आरक्षण जो दिए जाते हैं वह SC ST को दिए जाते हैं, यहां भी SC ST को दिए जाते हैं। इसको आरक्षण यहां पर देने का प्रावधान है। SC के लिए 84 स्थान लोकसभा में रिजर्व है और ST के लिए 47 स्थान आरक्षित है। नया परिसीमन जब बना इसमें संख्या की बढ़ाई गई। विधानसभा में राज्यों की आबादी यदि 80 का है तो 80 का सीट रिजर्व होगा, ST नहीं है तो नहीं मिला। ऐसे बिहार, अब यदि बिहार में विशेषकर आरक्षण संदर्भ में बताएं तो बिहार के राजनीति में देखिए कि लोकसभा से कितने आ रहे हैं। बिहार में 6 स्थान आरक्षित हैं और विधानसभा में 38 स्थान, ये विधानसभा में 38 स्थान SC के लिए और ST के लिए 2 स्थान आरक्षित है। झारखंड बन जाने के बाद ST का क्षेत्र झारखंड में चला गया। तो कुल 40 स्थान इस राजनीति में आरक्षण है। बिहार में 6 लोकसभा सीट जो सुरक्षित है, इसमें हाजीपुर सीट, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, गोपालगंज और गया, ये सुरक्षित सीट है जहां से SC के लिए सुरक्षित रखा गया। ST के लिए लोकसभा में स्थान नहीं है। ये हुआ राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण। अब आगे देखा जाए सार्वजनिक स्थान में भी आरक्षण है। तो सार्वजनिक स्थान में आरक्षण कहाँ है? सार्वजनिक स्थान, इसमें कहा गया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों में किसी भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी बराबर है। लेकिन सार्वजनिक स्थान में संरक्षण दिया जाएगा। इसकी व्याख्या सार्वजनिक स्थान के सर्वोच्च न्यायालय ने किया, जिसमें से नदी, होटल, क्लब, वाचनालय, फिल्म हॉल, रेलवे स्टेशन,
ये सब सार्वजनिक स्थान में है और सार्वजनिक स्थान में किसी का भेदभाव नहीं है, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव नहीं है, लेकिन महिला और बच्चों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया। यहाँ बच्चे जो महिला का साथ होते हैं, इसलिए महिला पर बच्चों का अधिकार भी होता है, तो यहाँ महिला के साथ साथ बच्चों को भी अधिकार दिया गया। और यह बात कुआं भी आ जाएगा, ये सब सार्वजनिक स्थान सर्वजन इसका यूज कर सकता है, तो यहाँ पर इसका आरक्षण महिला और बच्चों को दिया गया। अब तीसरा सवाल है जो काफी चर्चा का मुद्दा रहा, इस चर्चा में आता है लोक नियोजन। तीसरा लोक नियोजन। लोक नियोजन में भी समान अवसर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 16 में प्रोविजन है कि लोक नियोजन में समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जिस वर्ग या जाति का सामाजिक जो दो दिए जा रहे हैं, सामाजिक, शैक्षिक और तीसरा हो गया आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं। ये तीन बैकवर्डनेस है, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और तीसरा आर्थिक पिछड़ापन, जो कि भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जहां सवर्णों को 10% आरक्षण यहाँ पर दिया गया। तो तीन आधार पर आरक्षण दिए जा रहे हैं। सामाजिक पिछड़ापन में था यदि कोई जाति सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो यदि 25% किसी जाति का भी घर सही नहीं है, फूस का घर है, तो सामाजिक पिछड़ापन है। पैसे के अभाव में वो दूर से पीने का पानी लाती है, तो सामाजिक पिछड़ापन का आधार बना दिया गया। उसमें ऐसा भी था कि बाल विवाह की श्रेणी में भी आ रहे हैं, कि श्रेणी वाले भी सामाजिक पिछड़ापन की श्रेणी में आ गई। शैक्षिक पिछड़ापन में है कि 25% बच्चे भी उसके हायर सेकेंडरी या मैट्रिक पास नहीं है, तो वह शैक्षिक पिछड़ापन है। अधिकांश बच्चे उसके स्कूल में एडमिशन लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं जा पाता है, जिसमें खासकर आर्थिक पिछड़ापन का आधार से ले जाती थी, वो नहीं ले जाते। ऐसे समाज के लोगों में ये आरक्षण की बात आई। आर्थिक पिछड़ापन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 103वां संविधान संशोधन प्रावधान किया कि जो गरीब वर्ग अमीर हैं, अमीर में जो गरीब है उसका पिछड़ापन का उन्होंने बनाया आधार कि यदि 5 एकड़ से कम जमीन है तो आरक्षण के पात्र में आएगा। नगर पालिका एरिया में 1000 स्क्वायर फीट में यदि जमीन है तो उनके बच्चों का आरक्षण नहीं मिलेगा। क्लास 1 जो अधिकारी है उसका तो क्रीमी लेयर निर्धारण आ जाता है, तो क्रीमी लेयर निर्धारण में दिया गया कि 8 लाख रुपया से वार्षिक आमदनी यदि अधिक है तब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये तीन पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं। अब देखिए कि संदर्भ में कमेटी का गठन क्या हुआ, इस कमेटी का क्या रिपोर्ट थी। इस कमेटी में कहा गया सबसे पहले काका कालेलकर की कमेटी गठन किया गया था पंडित नेहरू की सरकार द्वारा। यह कमेटी के रुझान को सदन के पटल पर लाया तो गया, लेकिन उसकी चर्चा का बहस का मुद्दा नहीं बनाया, ये लागू नहीं हुआ। दूसरा जो था वह आपका मंडल कमीशन गठन किया गया, और मंडल कमीशन का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में किया, लेकिन यह सरकार अस्थिर सरकार हो गई, गिर गई। तब उस समय 80 में 14 जनवरी 1980 की इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। इंदिरा गांधी के गृह मंत्री को यह रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद इसे चर्चा सरकार कराना उचित नहीं समझा, इसको ठंडे बस्ते में रोक दिया गया। मंडल कमीशन जब रिपोर्ट लागू कर दिया गया था तो उसमें क्रीमी लेयर तय किया गया। क्रीमी लेयर में था, ये पहले 1 लाख था, 1.5 लाख किया गया, 4 लाख, 8 लाख वर्तमान में है। तो 8 लाख वार्षिक आमदनी को यदि कोई पार कर रहा है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, नीचे में है तो आरक्षण मिलेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर ये क्रीमी लेयर का, जिसको हिंदी में अग्रनयन सिद्धांत कहते हैं, उसमें न्यायमूर्ति रामानंदन कमेटी का गठन किया गया। तो रामानंदन कमेटी जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि क्लास 1 अधिकारी, क्लास 2 वाइफ हस्बैंड, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक,
केंद्र और राज्य में मंत्री, सांसद, विधायक, इन सभी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 8 लाख को पार कर रहे हैं। मंडल कमीशन को आधार पर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन यह सरकार इसी कमीशन के लागू करने के कारण ये खास करके यह गिर भी गई। चंद्रशेखर जी की सरकार ने इसको रद्द कर दिया। फिर 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे लागू कर दिया। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार इसको लागू किया और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कहा। अब है कि आरक्षण 50% होना चाहिए, तो 50% का जो आबादी जो उसकी थी 52% था, तो उसका 52% 27 होता है, इसलिए 27% ही आरक्षण की बात हुई। ओबीसी सबसे अधिक आबादी है भारत में, तो 27% आरक्षण दे दी गई। यह देश में लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार सिर्फ इस मंडल कमीशन को लागू किया, कोई राज्य की सरकार लागू नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य की सरकार भी लागू करे, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई तत्परता नहीं दिखाया। राज्य की सरकार अपनी आबादी के आधार पर आरक्षण दे रहा। अब चलिए इसमें क्वेश्चन आता है कि आरक्षण से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में आरक्षण कि दिए गए प्रावधान के आधार पर आप चर्चा करें, तो एक प्रावधान में यह देखिएगा कि आरक्षण का प्रावधान यदि क्वेश्चन ऐसा देता है, तब इसमें इस रूप में इसको आपको शामिल करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान को उसमें दर्शाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये संविधान में प्रावधान है। जैसे मैंने पहला कहा राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में जो आरक्षण था वह लोकसभा में था। तो लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? एससी को दिए जाते हैं, एससी एसटी को एक्ट 330 के तहत दिए जाते हैं एससी एसटी का आरक्षण। वही बात विधानसभा में जो आरक्षण देने की बात आती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 332 के तहत दिए जाते हैं, जहां एससी एसटी को आरक्षण मिलता है। अब दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में जो सार्वजनिक स्थलों पर दिए जाते हैं आरक्षण, तो सार्वजनिक स्थल पर आरक्षण महिला और बच्चों को दिए जाते हैं, एक्ट 15 के तहत दिए जाते हैं। तीसरा है आरक्षण जो दिए जाते हैं वो लोक नियोजन। लोक नियोजन में जो आरक्षण दिए जा रहे हैं यह भारतीय संविधान के एक्ट 16 के तहत दिए जाते हैं। यह आरक्षण की संवैधानिक प्रावधान है। आंग्ल भारतीयों को 2 स्थान जो लोकसभा में और विधानसभा में एक दिया था, इसे अभी वर्तमान मोदी सरकार ने इसको हटा दिया है। इसको आपको लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। यह संवैधानिक प्रावधान का आधार बना। अब इन बातों के बाद अब देखिए कि बिहार में यह आरक्षण एक बार फिर से सरकार ने ही इसको चर्चा का मुद्दा बना दिया। बिहार में क्या रहा, तो बिहार में यह भी बात देखी कि इसकी हिस्ट्री कैसे रही। बिहार में सबसे पहले आपका 1978 में मुंगेरी लाल के नेतृत्व में एक कमीशन गठन किया गया और इसी कमीशन की रिपोर्ट पर कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने आरक्षण को लागू किया। तो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला कहा जाता है। इसी फॉर्मूला में परिवर्तन का काम अब नीतीश कुमार की सरकार ने यह कर रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने क्या क्या आरक्षण का प्रावधान किया, तो राजनीति में सबसे पहले उन्होंने आरक्षण किया। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में उसको जोड़ लें कि पंचायती राज प्रणाली में 50% महिला को आरक्षण दे दिया और केंद्र सरकार ने भी इसको लागू कर दिया। राजनीतिक क्षेत्र में इसका जिक्र कर सकते हैं। पहल सबसे पहले बिहार ने ही किया था। इसके बाद वो क्या करते हैं कि 2017 में आकर के महिला को 35% आरक्षण देने का फैसला कर दिया। आधी आबादी को मूलधारा में लाने के लिए महिला शक्तिकरण दिशा में कदम उठाते हुए नीतीश सरकार ने फैसला किया। अब यह कर्पूरी ठाकुर की जो फॉर्मूला थी, उस फॉर्मूला में यह भी परिवर्तन कर दिया। इस परिवर्तन के बाद जाति जनगणना करवाया। जाति जनगणना बहुत तेजी के साथ कराया गया। इस जाति के आधार पर आरक्षण में दिया गया कि जिस जाति की संख्या ज्यादा अधिक है उसके हिसाब से मिलेगा। तो जाति जनगणना के आधार पर ये 50% जनगणना को आरक्षण को पार करके 65% आरक्षण ये बिहार में लागू करने की बात कहा और 10% जो है सवर्णों को जो दिए जाते हैं आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ईडब्ल्यूएस को यह मिलेगा। कुल 75% आरक्षण की बात किया। इधर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहता है कि बालाजी राव और दूसरा है
इंदिरा शाहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, शाहनी के मामले में, कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ 75% कर रहे हैं। नौवीं अनुसूची में तमिलनाडु में 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसको नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, तो आरक्षण वहां पर लागू है। नीतीश कुमार की सरकार ने जब ये आरक्षण की कोटा को आगे बढ़ाया, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने इस पर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर कोई दबाव नहीं बनाया। अब यह अपने आप को ही राजनीतिक हिस्सा में लाभ लेने की बात की है, लेकिन न्यायपालिका के नजरों में ये बात सही नहीं है, कारण सुप्रीम कोर्ट की दो ऐतिहासिक जजमेंट आ चुकी है। अब आरक्षण के संदर्भ में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण नहीं चलेगा, नीतीश कुमार की बात का अस्वीकार कर दिया। तब वो केंद्र में गया और यहाँ के एडवोकेट जनरल केंद्र में इस बात को ले गया। केंद्र सरकार ने यह सीधा कह दिया, केंद्र की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरक्षण इस रूप में संभव नहीं है, बशर्ते कि 7 सदस्यीय खंडपीठ इस पर विचार करती है। 9 जनवरी 2025 को यह जजमेंट आया, जो 2023 में आपने, ये नवंबर 2023 में इस 75% आरक्षण को आंकड़े को दिया बिहार सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यह जो आरक्षण है, इसमें गवई साहब BR गवई और ऑस्टिन जॉर्ज मशीह की खंडपीठ ने कहा, जिसमें से थोड़ी सी अलग धारा इस बार लाया गया आरक्षण में था, कि आप क्रीमी लेयर को तय कर सकते हैं SC ST में, और जो मूल धारा में आ चुके हैं उन्हें आप आरक्षण से बाहर करें, जिनको स्थान नहीं मिला है उनकी स्थान होनी चाहिए। ये पहली बार इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है SC ST के मुद्दा पर। यह केंद्र सरकार की प्रभावी व्यवस्था हो गई है। अब देखना इस बात का है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ने गवई साहब की खंडपीठ ने यह भी कहा, SC ST में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और क्लासिफाइड करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, कि राज्य सरकार इस पर आसानी से क्लासिफाइड करने में स्थान बनाएगी, क्योंकि विषय वस्तु को लोकतांत्रिक सरकार चला रही है, तो उसे ये मालूम है किस जाति की क्या स्थितियां हैं, आप क्लासिफाइड कर दीजिए। अब SC ST की जो आरक्षण है, आरक्षण रखिए। अब किसी को आरक्षण में शामिल करना है, किसी को हटाना है, ये आपका काम है। जो मूल धारा में आ गया उसको हटाने का अधिकार है, लेकिन उसकी वर्गीकरण कर दीजिए 1 2 3 ऐसे करके, यह सरकार को करने का अधिकार है। यही फिलहाल बिहार की जो आरक्षण है वह चर्चित आधार का रूप लिया। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरीका से आरक्षण की नीति को उन्होंने जिक्र किया है, वो बड़े ही राजनीतिक मुद्दा को समाधान करने का रास्ता निकाला, और निकालने के बाद जो अभी फिलहाल व्यवस्था रखा है, अभी वो न्यायालय का पेश का विषय है। अब आप उसको वहीं पर लाकर के छोड़ दीजिए, लेकिन अब जो भी मामला आएगा, अब नीतीश कुमार इस विषय पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और न ही बिहार की राजनीति में कुछ चुनावी मुद्दा बना सकता है। इसको नीतीश कुमार ने एक प्रकार से रास्ता को रोक दिया। अब आरक्षण किसको क्या मिलेगा? जो 50% आरक्षण दिए जा रहे हैं, जो पहले से जारी है, वही 50% आरक्षण वर्तमान में भी रहेगा। इस पर किसी प्रकार का विवाद फिलहाल नहीं है।